बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी की हम कह सकती है कि ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी, या फिर हम इसी वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा इन्नेट इम्यूनिटी को वाइंड अप कर दें। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये कुछ इन्फ्लेमेशन से लिंक होगा, तो अगर आपने इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने क्या करना है, आपने जनरल पैथोलॉजी वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट में जाके आपने इन्फ्लेमेशन की वीडियोज़ देख लेनी है। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के आपको लोकल साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं और सिस्टेमिक। जो लोकल रिस्पॉन्स के अंदर आपको पेन, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग देखने को मिलती है। पांचवा होता है फंक्शनलेजिया, लॉस ऑफ फंक्शन। बाकी सिस्टेमिक के अंदर आपको फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे इन्फ्लेमेशन को आपने अगर आपने पढ़ना है, इन्फ्लेमेशन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपने जनरल पैथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपने देख लेना है। अब ये जो सिम्पटम होते हैं लोकल की बात करते हैं, पेन होता है, रेडनेस होता है, वार्मथ होती है, स्वेलिंग होती है। ये होती क्यों है? ये होती इस वजह से है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर वैस्कुलर रिस्पॉन्स और जो होता है सेलुलर रिस्पॉन्स, डब्ल्यूबीसी का रिस्पॉन्स होता है। असल में जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ब्लड के अंदर होते हैं, उनको वहाँ से ब्लड से उस जगह पे पहुँचाना जहाँ पे इन्फेक्शन है। तो ये इन्फ्लेमेशन का पर्पज़ होता है। अब यहाँ पर कौन-कौन से मीडिएटर्स होते हैं? यहाँ पे कुछ लिपिड मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, हिस्टामीन्स होती है, हिस्टामीन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट्स होती है, कोआगुलेशन कैस्केड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये वेसोडाइलेशन और वैस्कुलर लीकेज करवा के रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग करवा देती है। ठीक हो गया। पेन किस वजह से होता है? पेन ब्रैडीकाइनिन की वजह से होता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड होती है जो मैक्रोफेजेस से, न्यूट्रोफिल से प्रोड्यूस होती है, ये वेसोडाइलेशन करवा देती है। वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, और ये हाइपोटेंशन आपको सेप्टिक शॉक के अंदर देखने को मिलती है। कुछ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ROS प्रोड्यूस होते हैं। ये ROS और NO डायरेक्टली माइक्रोबाइसिडल होते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये मीडिएटर्स रिलीज होते हैं सेकंड और मिनट के अंदर, बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है, और ये नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं टिश्यू के। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल कॉज था, इलेक्ट्रिकल कॉज था, फिजिकल कॉज था, केमिकल कॉज ऑफ इंजरी था, किसी भी टाइप का टिश्यू डैमेज होगा, किसी भी टाइप का टिश्यू डैमेज होगा, ये मीडिएटर रिलीज होते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन वगैरह। इन मीडिएटर के अलावा जो कीमोकाइन और साइटोकाइन ये भी प्रोड्यूस होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी को रिकरंट करवाते हैं। रिकरंटमेंट का क्या मतलब है? आर्मी के अंदर जो फौजी की रिकरंटमेंट होती है, मतलब आर्मी की भर्ती होती है। रिकरंटमेंट का मतलब है उस जगह पे उसको पहुंचा देना, उसके एक्शन को रीइंफोर्स कर देना। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं नॉर्मली पेट्रोल करते हैं ब्लड स्ट्रीम को खून के अंदर जाते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। लेकिन जब भी कहीं किसी जगह पर इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये ब्लड वेसल को लीव करने के बाद टिश्यू में आ जाती है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। तो एक्स्ट्रावेजेशन का क्या मतलब है? डब्ल्यूबीसी का ब्लड वेसल को छोड़ के टिश्यू के अंदर आ जाना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। अब एक्स्ट्रावेजेशन के अंदर कुछ बहुत सारे कुछ स्टेप्स होते हैं। रोलिंग होती है, एडहियन होती है, माइग्रेशन होती है, जो सिलेक्टिन, इंटेग्रिन, कीमोकाइन की वजह से होती है। सिलेक्टिन की वजह से रोलिंग है, इंटेग्रिन की वजह से एडहियन है, माइग्रेशन कीमोकाइन की वजह से होती है। अब ये किस तरह से होती है अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजेशन। एक्स्ट्रावेजेशन का क्या मतलब होता है? डब्ल्यूबीसी का ब्लड स्ट्रीम को छोड़ने के बाद टिश्यू के अंदर आ जाना, तो उसको एक्स्ट्रावेजेशन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती है, रोलिंग होती है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखो, रोलिंग है, यहाँ पे एडहियन हो रही है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है। तो जो रोलिंग होती है वो सिलेक्टिन की वजह से होती है, जो एडहियन होती है वो इंटेग्रिन की वजह से होती है, और माइग्रेशन होती है कीमोकाइन की वजह से। सबसे पहले होता है क्या है? सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये वाले जो सेल है, ये एंडोथेलियल सेल नजर आ रहे होंगे। आपको पता है कि एंडोथेलियल सेल ब्लड कैपिलरी के सबसे इनर लाइनिंग बनाते होते हैं। अब एंडोथेलियम ने क्या करना है? एंडोथेलियम ने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को सेंस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सबसे पहले क्या होगी? टिश्यू डैमेज हो गया, तो टिश्यू डैमेज होने के बाद इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन करवाने के लिए कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंडोथेलियल सेल के ऊपर जाके काम करेंगे, और एंडोथेलियल सेल के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा छोटे-छोटे ये नजर आ रहे होंगे, सिलेक्टिन्स नजर आ रहे होंगे। तो एंडोथेलियल सेल के ऊपर सिलेक्टिन की एक्सप्रेशन को बढ़ा देना, सिलेक्टिन को क्या कर देना? बढ़ा देना। अब ये सिलेक्टिन करते क्यों है? सिलेक्टिन करते क्या है? सिलेक्टिन रिसेप्टर है। अब सिलेक्टिन ने जिसके साथ बाइंड करना है, जिसको बोलते हैं लिगैंड बोलते हैं, तो सिलेक्टिन के लिगैंड है या लिगैंड जो मर्जी बोल ले आप, इनके मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के ऊपर इनके लिगैंड पड़े होते हैं। जब इनके लिगैंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो होने की वजह से अचानक थोड़ा बहुत रोल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरी की वॉल के अगेंस्ट रोल होना शुरू हो जाती है। किस तरह से रोल होना शुरू हो जाते हैं? नंबर 1 क्या आता है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मैक्रोफेजेस से,
जो मैक्रोफेजेस कहाँ पे थे, मैक्रोफेजेस हमारे किसी न किसी टिश्यू के अंदर मौजूद थे, रेजिडेंट थे। तो वहाँ पर साइटोकाइन्स प्रोड्यूस हुआ, इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इसने क्या किया, एंडोथेलियम के ऊपर सिलेक्टिन के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया। सिलेक्टिन के लाइगेंड न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे ही वो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये थोड़ा बहुत रोल होना शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह बाल रोल होना शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप हो गया रोलिंग, जो किसके वजह से थी, सिलेक्टिन की वजह से। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि नंबर 2 स्टेप होगा क्या, फिर ल्यूकोसाइड है, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल होते हैं, तो न्यूट्रोफिल की रोलिंग होना शुरू होगी। रोलिंग किस वजह से हुई है, जब इनके लाइगेंड ने सिलेक्टिन के साथ बाइंड किया है। इसके साथ साथ जो मैक्रोफेजेस थे वहाँ पर कुछ ना कुछ कीमोकाइन भी प्रोड्यूस हो रहे थे, कीमोकाइन प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जो कीमोकाइन थे ना, तो कीमोकाइंस ने क्या किया, कीमोकाइन ने क्या किया, इनकी रिसेप्टर के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर जाके काम किया, जो ल्यूकोसाइड के ऊपर, इनके ऊपर कुछ कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो जो डॉट और डॉट बने हुए हैं, तो ये क्या कीमोकाइन के रिसेप्टर्स हैं। अभी कीमोकाइन के रिसेप्टर्स किस जगह पे मौजूद होते हैं, ये कीमोकाइन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ल्यूकोसाइट के सरफेस के ऊपर, इस न्यूट्रोफिल के ऊपर। कीमोकाइन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इन मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वो रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, तो इनके ऊपर पहले से लगे हुए इंटेग्रिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंटेग्रिन रिसेप्टर पहले से लगे हुए होते हैं, इनकी एफिनिटी नॉर्मली कम होती है, लेकिन जैसे ही कीमोकाइन रिसेप्टर पर कीमोकाइन बाइंड करते हैं, तो फिर इनकी एफिनिटी लो से हाई होना शुरू हो जाती है, लो से हाई होना शुरू हो जाती है। जब इनकी एफिनिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इंटेग्रिन किसके ऊपर पड़े हुए हैं, इस न्यूट्रोफिल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये इंटेग्रिन एंडोथेलियल सेल के ऊपर इंटेग्रिन रिसेप्टर्स उन पे जाके बाइंड करते हैं। तो इंटेग्रिन ने इंटेग्रिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, जो असल में क्या है, इंटरसेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल है। तो जो हाई एफिनिटी होते हैं वो एंडोथेलियल के ऊपर इंटरसेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से आपको एडहेरेंस देखने को मिलती है। किसकी वजह से देखने को मिलती है, एडहेरेंस देखने को मिलती है। फाइनली होता क्या, फाइनली जो डब्ल्यूबीसी होगा वो स्क्वीज करेगा, ठीक है, अपनी सेल बॉडी को सेपरेट करेगा, ठीक है, सेपरेट करेगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, और वो इंटर एंडोथेलियल गैप, दो एंडोथेलियम के दरमियान जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटर एंडोथेलियल गैप, उसमें से पास होता हुआ इन्फ्लेम टिश्यू में पहुंच जाएगा, और ये मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द केमिकल दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। और ये कीमोकाइन के ग्रेडियंट की वजह से, जैसे यहाँ पे कीमोकाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। तो ये स्टेप्स आपने देख लिया। तो ये क्या थी, एक्स्ट्रावर्जेशन थी, जिसको हमने इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। अब हम साइटोकाइन, कीमोकाइन और एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो साइटोकाइन होते हैं, क्या साइटोकाइन क्या होते हैं, साइटोकाइन एक वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो केमिकल मैसेंजर हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते होते हैं, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो साइटोकाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइटोकाइन क्या इम्यून सिस्टम की लैंग्वेज है, यानी ये वो केमिकल है जो इम्यून सिस्टम यूज़ करते हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके या दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो उनको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। हार्मोन से अगर कंपेयर करें तो हार्मोन तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर होते हैं, तो जो साइटोकाइन जो होते हैं, साइटोकाइन लोकल टिश्यू के अंदर जाके काम करते हैं। हार्मोन की हाफ लाइफ में भी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी रिलेटिवली थोड़ी कम होती है। जो हार्मोन थे वो थोड़ा दूर दराज एरिया पे जाके काम होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से प्रोड्यूस हुए तो यहाँ पे जाके काम करते हैं, लेकिन साइटोकाइन यहाँ से प्रोड्यूस हुए तो थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ही ये आके काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइन का कैस्केड ऑफ कम्युनिकेशन, कैस्केड का क्या मतलब होता है, कैस्केड का मतलब होता है पूरी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, एक पूरा गुच्छा बना हुआ होता है, तो एक कैस्केड होता है साइटोकाइन की कम्युनिकेशन का, ठीक हो गया। अब साइटोकाइन प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, साइटोकाइन हमारे प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे सेल से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ डेंड्रिटिक सेल से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बहुत सारे सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फंक्शन किस तरह से करते हैं, कुछ साइटोकाइन ऐसे होते हैं जो पैराक्राइन फंक्शन करते हैं। पैराक्राइन का मतलब होता है कि अपने नेबरिंग सेल के ऊपर जाके काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आउटोक्राइन काम करते हैं। आउटोक्राइन कैसे, कि जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है उसी सेल के ऊपर जाके काम करते हैं, फीडबैक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इनके नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने साइटोकाइन की प्रॉपर्टीज़ को और हार्मोन से कंपेयर किया, फिर हमने इनको क्या देखा, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा, फिर इसके बाद हम इनके नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर इनको किस तरह से नेम दिया, कुछ साइटोकाइन को इनके फंक्शन की बेस में नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे है जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा,
ट्यूमर नेक्रोसिस, जो ट्यूमर की नेक्रोसिस करवा रहे हैं, ट्यूमर या कुछ ऐसे है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि ग्रेनुलोसाइट के प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन को बढ़ा देते हैं। कुछ को इंटरल्यूकिन भी बोलते हैं, और इंटरल्यूकिन के साथ कोई ना कोई नंबर डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी के, कोई पहला हो गया, पहले डिस्कवर हो गया, कोई बाद में डिस्कवर हो गया, ठीक हो गया, बाद में डिस्कवर हो गया। अब हम यहाँ पे वन बाय वन इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शन को हम यहाँ से भी देखेंगे, पहले हम थ्योरी से देख लेते हैं इनके फंक्शन को। पहला है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। ये प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेजेस से, लेकिन इसके साथ साथ नेचुरल किलर सेल से भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तब ये एंडोथेलियल सेल के ऊपर सेल एडिशन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है तो फिर क्या होता है, फिर न्यूट्रोफिल की एडिशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एंटेगनिस्ट ने इंटेग्रिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, जो कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन इनका ये है कि पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट को स्टिमुलेट करते हैं। रेस्पिरेटरी बर्स्ट का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की कंजप्शन को बढ़ा देना ताकि ROS NO को हम बना सके न्यूट्रोफिल के अंदर, जिसकी वजह से माइक्रोबाइसेडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा एक्शन क्या होगा कि ये एंडोजीनियस पायरोजीन भी है, पायरोजन जीन ही पायरोजन है, ऐसा साइटोकाइन जो फीवर करवाता है उसको बोलते हैं पायरोजन, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन नजर आ रहे होगी लो कंसंट्रेशन के ऊपर। अब हाई कंसंट्रेशन के अंदर ये एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड सेप्टिक शॉक भी करवा रहा है। एंडोटॉक्सिन को कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन कर सके। एंडोटॉक्सिन शॉक में होता है क्या है कि ये सेप्टिक शॉक करवाता है एंडोटॉक्सिन की मीडिएटेड, ठीक है। कि एंडोटॉक्सिन था, एंडोटॉक्सिन ने मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करवाया कि वो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस करे। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा फीवर करवा देगा, हाइपोटेंशन करवा देगा। किस तरह से? वेसोडाइलेशन की वजह से, कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से। इसके साथ ही कैशेक्टिंग भी है। कैशेक्टिंग का मतलब है जो कैशेक्सिया को प्रमोट करेगा। अब ये करेगा क्या? एडिपोज टिश्यू के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन कम से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेस्टिंग और कैशेक्सिया देखने को मिलेगा, मसल की वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फैटी एसिड को यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आप मसल प्रोटीन को यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, तो फिर मसल की वेस्टिंग देखने को मिलेगी, कैशेक्सिया। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा नाम से लग रहा है कि इसने नेक्रोसिस करवानी, ट्यूमर की नेक्रोसिस करवानी होती है। इसके साथ साथ वो इंट्रावेस्कुलर किस तरह से करवाता है? वो जो आपको पता है कि ट्यूमर टिश्यू को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो जो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से ट्यूमर की इन्फेक्शन हो जाती है। ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह सेप्टिक शॉक के अंदर डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन देखने को मिलती है। तो इसके एक्शन क्या क्या हो गए? इसका पहला हो गया एंडोथेलियल सेल के ऊपर इंक्रीज सेलेक्टिन और एडिन मॉलिक्यूल को बढ़ा देना। हाइपोथैलेमस के ऊपर फीवर है, मसल और फैट के ऊपर इनके कैटाबॉलिज्म करा के कैशेक्सिया करा देना। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस इनकी एक्टिवेशन करवा देना। तो ये आपको कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर देखने को मिलती है, कोई हाई कंसंट्रेशन के ऊपर आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलती है। इसके बाद इंटरल्यूकिन 1 है, ये भी क्या? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। प्रो का मतलब क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर इनको एक्टिव कराने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए होता है। अब किस तरह से होते हैं, इनकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है? आपको पता है कि NLR क्या है? नोड लाइक रिसेप्टर होते हैं। अब नोड लाइक रिसेप्टर क्या है? इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि नोड लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन। अब ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और एपिथेलियल सेल के अंदर। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन ये है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को, पेप्टिडोग्लाइकन को सेंस करना, उनके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। अब ये ऐसे होते हैं रिसेप्टर होते हैं NLR, जो PRR है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन को सेंस करते होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये रिसेप्टर NLR एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमोसोम। इन्फ्लेमोसोम क्या करता है? इन्फ्लेमोसोम एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, जिसमें इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव करना शुरू कर देता है। फाइनली इसी चेन रिएक्शन के प्रोडक्ट आप कह सकते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन 1 को कन्वर्ट कर देना इंटरल्यूकिन 1 के अंदर, एक्टिव करवा देना। जो इंटरल्यूकिन 1 होगा ये किस तरह से काम करेगा? ये एंडोथेलियल सेल की स्टिकीनेस को बढ़ा देगा। स्टिकीनेस को किस तरह से बढ़ा देता होता है? ये सेलेक्टिन की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। सेलेक्टिन की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ये एंडोजीनस पायरोजीन भी है, जो कि क्या करता है? लिवर से सॉरी ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस में जाने के बाद ये फीवर करवा देता है, और लिवर के ऊपर जाके काम करने के बाद एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। लिवर में से एक्यूट फेज प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद इंटरल्यूकिन 6 है, ये एक्यूट फेस रिस्पॉन्स साइटोकाइन है। इंटरल्यूकिन 6 क्या? एक्यूट, क्योंकि ये भी
क्या करवाएगा, एक्यूट फेज प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, सिस्टेमिक रिस्पांस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेजेस और नजर आ रहा होगा आपको मास्ट सेल से, मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल से प्रोड्यूस होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि एक्यूट फेज प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देना। अब ये एक्यूट फेज प्रोटीन सर्कुलेशन में जाने के बाद फीवर और कैशिक्सिया करवा देती है। अब एक्यूट फेज प्रोटीन को नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। इंटरल्यूकिन 6 क्या करती है? इंटरल्यूकिन 6 ये भी काम करवाती है कि बोन मैरो से जो न्यूट्रोफिल है उसकी प्रोडक्शन को, उसके रिलीज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस, तो ल्यूकोसाइटोसिस और एक्यूट फेज रिस्पांस किसके वजह से होता है? इंटरल्यूकिन 6 की वजह से। और एक्यूट फेज रिस्पांस के लिए इंटरल्यूकिन 1 भी आती है। दो इंपॉर्टेंट साइटोकाइन इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन करवाती है बोन मैरो से, या बोन मैरो से इनकी प्रोलिफरेशन को और इनके रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और आता है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF1 CSF2। अब CSF1 और CSF2 बहुत सारे सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? जो GSCSF है ग्रेनुलोसाइट वाला, इसने न्यूट्रोफिल की डेवलपमेंट को, रिलीज को बढ़ा देना है, और GM वाला इसने ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों की रिलीज को बढ़ा देना होता है बोन मैरो से। ठीक हो गया। अब दोनों के दोनों साइटोकाइन क्या करते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस करवा देते हैं और इन्फेक्शन को मिनिमाइज करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम कैंसर कीमोथेरेपी कर रहे हैं या स्टेम सेल के ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, जब इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ किया हुआ है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए और रिजेक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, इनको क्यों कहते हैं इंटरफेरॉन्स? क्योंकि ये वायरस की रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करती होती है, लेकिन असल में ये इनेट साइटोकाइन है। अब टाइप 1 इंटरफेरॉन, जिसको आप कह सकते हैं अल्फा इंटरफेरॉन है, बीटा इंटरफेरॉन आते हैं। जो अल्फा इंटरफेरॉन है ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करती है, बीटा इंटरफेरॉन नॉन हेमाटोपोइटिक टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। अब दोनों के दोनों करते क्या? दोनों के दोनों करते क्या है कि जब भी मिसाल के तौर पर किसी सेल के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस सेल को स्टिमुलेट करवाते हैं कि वो डिग्रेडेटिव एंजाइम प्रोड्यूस कर दे, जो वायरस को इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक हो गया। जो दूसरे सेल हैं जहाँ पे वायरस फैल सकता होता है, दूसरे सेल को भी स्टिमुलेट करवाते हैं कि उनके अंदर अगर वायरस आ जाए तो उस वायरस को ख़त्म कर दे। किस तरह से काम करते हैं? तो ये पहले काम करती है कि ये वायरल मैसेंजर RNA को डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन करते हैं? ये ऐसे एंजाइम जो इंटरफेरॉन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या होगा एंजाइम का? डिग्रेड वायरल मैसेंजर RNA। दूसरी बात ट्रांसलेशन को कम कर देना, जिसकी वजह से नई विरियॉन बनेंगे। तीसरी बात एपोप्टोसिस को इनिशिएट कर देना कि इससे पहले वायरस अपना ग्रो कर सके, इससे पहले सेल ही अपना काम खत्म कर दे, सेल खत्म हो जाए। तो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स होते हैं, कहते हैं कि MHC टाइप 1 और MHC टाइप 2 इनकी एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक हो गया, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान काम हो जाता है। टाइप 2 इंटरफेरॉन, जिसको आप गैमा इंटरफेरॉन भी बोलते हैं, ये एक्टिवेटेड टी सेल और नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करना, ना कि एंटीवायरल एक्शन परफॉर्म करना। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि जो नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होगा? एक्टिवेशन है, और तमाम सेल के ऊपर जाके काम करते हैं। इनेट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वायरस के, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, राइबोन्यूक्लियस को इंड्यूस करते हैं, जो RNA को डिग्रेड कर देता है, अपोप्टोसिस को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है कीमोकाइन। कीमोकाइन 2 वर्ड से निकला है, कीमोटैक्टिक साइटोकाइन। ये ऐसे साइटोकाइन होते हैं जो WBC को अट्रैक्ट करते हैं, किसी जगह पे माइग्रेशन करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब कीमोकाइन बहुत सारे सेल से प्रोड्यूस होते हैं, किन किन जगह पर? इन्फेक्टेड एरिया पर, एंडोथेलियल सेल पर और मैक्रोफेजेस, ये प्रोड्यूस करते हैं कीमोकाइन, ताकि वो और इन्फ्लेमेटरी सेल को रिकरेक्ट करे। अब ये जो सेल होते हैं, ठीक है, कौन से सेल? इन्फ्लेमेटरी सेल इंसलेक्टिन पे जाके बाइंड करेंगे, फिर इनकी रोलिंग होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कीमोकाइन इंटेग्रिन को भी एक्टिवेट करते हैं। हमने पढ़ा था कि लो एफिनिटी से हाई एफिनिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो इनकी एडहेरेंस को भी प्रोमोट करता है, माइग्रेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कीमोकाइंस होती है वो लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर करते क्या है, जहाँ पर ये इनके ग्रेडियंट होते हैं, वो डेंड्रिटिक सेल को माइग्रेट करवाते हैं। आपको पता था कि डेंड्रिटिक सेल के ऊपर ये वाला जो चीज़ था, CC वाला रिसेप्टर देखने को मिलता था, तो ये गाइड करते होते हैं, और वहाँ पर स्टोमल सेल्स थे जो प्रोड्यूस करते थे। कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50 कीमोकाइन हमने डिस्कवर कर रही है। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होती है, जबकि इंटरफेरॉन ग्लाइकोपेप्टाइड होती है, जिनमें 68 से लेकर 120 अमाइनो एसिड होते हैं। अब इनकी मजीद क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। अल्फा साइटोकाइन कीमोकाइन सॉरी, और होता है हमारा बीटा
कीमोकाइन। अल्फा कीमोकाइन में क्या होता है, अल्फा कीमोकाइन में दो जो सी नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पर, दो सिस्टीन रेसिड्यू है, इनको सेपरेट करने वाला एक अनदर अमाइनो एसिड होता है, तो ये सिमेट्री देखने को मिलती है। बीटा कीमोकाइन के अंदर आपको दो एडजेसेंट सिस्टीन देखने को मिलता है, उनके दरमियान में कोई अमाइनो एसिड नहीं होता। जो अल्फा वाला है ये किसको अट्रैक्ट करवाता है, न्यूट्रोफिल को। बीटा वाला मोनोसाइट को एक्टिवेट करता है। जो बीटा वाला एक्टिवेटेड टी सेल से प्रोड्यूस होता है, अल्फा वाला एक्टिवेटेड मोनोन्यूक्लियर सेल से प्रोड्यूस होता है। अल्फा के अंदर एग्जांपल आती है इंटरल्यूकिन 8 और ईओटैक्सिन जो इओसिनोफिल को करता है, और इसके अंदर आती है रेंटीज और एमकैफ। अब रेंटीज का क्या मतलब है, रेगुलेटेड अपॉन एक्टिवेशन नॉर्मल टी सेल एक्सप्रेस्ड एंड सिक्रेटेड, इसको नेक्स्ट चैप्टर में वगैरह में देख लेंगे। और एम कैप का क्या मतलब हुआ, मैक्रोफेज कीमो अट्रैक्टेंट एंड एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जो अल्फा कीमोकाइन है जनरली अट्रैक्ट करते होते हैं किसको, न्यूट्रोफिल को, लेकिन इसके साथ साथ मोनोसाइट को, डेंड्रिटिक सेल को, नेचुरल किलर सेल को। इंटरल्यूकिन 8 और ईओटैक्सिन इसके अंदर आते हैं। बीटा कीमोकाइन मैक्रोफेजेस को और इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस के साथ साथ मोनोसाइट को भी अट्रैक्ट करते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं एक्टिवेटेड टी सेल से। अब जो रेंटीस और एम कैफ ये इंपॉर्टेंट बीटा कीमोकाइन होते हैं। बीटा कीमोकाइन, कुछ ऐसे कीमोकाइन भी है जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अल्फा और बीटा दोनों में नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल लिम्फोटॉक्सिन है, इसको सी कीमोकाइन बोलते हैं। फ्रैक्टल्किन है, इसको CX3 कीमोकाइन बोलते हैं। जो C5A है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की क्लीवेज होती है, C5A की क्लीवेज प्रोडक्ट होती है, तो वो भी क्या करती है, वो भी पावरफुल कीमो अट्रैक्टेंट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कीमोकाइन से रिजेंबल नहीं करता होता। कहते हैं कि कीमोकाइन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ल्यूकोसाइट के ऊपर। जब इनका कीमोकाइन का रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होता है तो इनके सेल के सरफेस के ऊपर प्रोटीन की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एडहेरेंस और माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं। जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं न्यूट्रोफिल के लिए, बेजोफिल के लिए, इओसिनोफिल के लिए, इनको सेलेक्टिवली अट्रैक्ट करते होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 8 और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5A ये न्यूट्रोफिल के लिए होती है, C3A ये मास्ट सेल और इओसिनोफिल के लिए होती है। तो आपको स्पेसिफिक अट्रैक्शन देखने को मिलती है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको बोलते हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। अब एक्यूट फेज रिस्पॉन्स ये लोकल रिस्पॉन्स नहीं है। लोकल के अंदर तो पेन, वार्म्थ, हीट, स्वेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन एक्यूट फेज रिस्पॉन्स एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स, आपको ओवरऑल सर्कुलेशन में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इनेट इन्फ्लेमेशन की वजह से, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करवा देती है, सिस्टेमिक सिम्पटम करवाती है। सिस्टेमिक सिम्पटम में क्या होगा, फीवर हो जाएगा, मैलेस हो जाएगा, एलिवेटेड हार्ट रेट हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, एपिटाइट लॉस हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। कहते हैं कि जो मैक्रोफेजेस और दूसरे सेल होते हैं, ठीक है, जो PRR रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल NLR नोट लाइक रिसेप्टर, तो वो इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करते हैं। फिर ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इंटरल्यूकिन 1 को स्टिमुलेट करवाता है। इसके साथ साथ जो इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब जो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के अंदर इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस करते होते हैं। किस तरह से, कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि आपने थर्मोस्टेट को चेंज कर देना, फीवर करवा देना है। ये लीवर के पास सिग्नल भेजते हैं ताकि वहाँ से सी रिएक्टिव प्रोटीन MBL मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है, प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड फेरेटिन और दूसरी एक्यूट फेज प्रोटीन को बढ़ा देना। मास्ट सेल भी रिकॉग्नाइज कर देती है इनको, ठीक है, मास्ट सेल्स, और मास्ट सेल्स इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिलीज करते हैं, वेजो एक्टिव सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक्यूट फेज प्रोटीन एंटीकोगुलेंट भी होती है। एंटीकोगुलेंट जो क्या करती है, जो इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को कम से कम ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। एंटीकोगुलेंट है तो ये कोगुलेशन नहीं होने देगी। दूसरी एक्यूट फेज प्रोटीन है फेरेटिन है, आयरन को कैरी कर लेगी, आयरन को कैप्चर कर लेगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को आयरन मिलेगा नहीं रेप्लिकेशन के लिए। इसके साथ दूसरी मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है, ये मनान के साथ बाइंड करती है। मनान कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ के सरफेस के ऊपर मनान पड़ा हुआ होता है, तो उनके साथ जाके बाइंड करने के बाद आगे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती होती है। दूसरी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये भी हमारे सेल वाल पे जाके बाइंड करती है और इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करवा देती है या फेगोसाइटोसिस को इन्हांस कर देती है, ऑप्सनाइजेशन कर देती है। दूसरी एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होती है, ये न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन को प्रमोट कर देती है। कहाँ से, बोन मैरो से, जिसकी वजह से आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है और ज़्यादा इन्हांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर हो गया इनेट इम्यूनिटी का। तो हमने चैप्टर नंबर 57, चैप्टर नंबर 58
इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और इसको रिवाइज़ कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी तो हमने बुक से कवर किया है, हम इसकी नोट्स वाली वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे जिसमें नोट्स होंगे और नोट्स को याद करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। अभी इन वीडियो का पर्पज़ क्या है कि अगर आपने रीडिंग नहीं की इस चैप्टर की, तो आपने इस वीडियो से आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। बाकी हम नोट्स वाली वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम इसको सब कुछ कवर कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो ना भी अच्छी लगी हो तो आपको बता देना कि क्यों नहीं अच्छी लगी और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।